KP classes dedicated to excellence. This is Yash and I'm an experienced faculty of verbal ability. I mean English. So what I teach English and welcome back to KP classes. तो बच्चों what we are going to do in today and why we met today, actually आज हम syllabus discuss करेंगे CVT का and I'm gonna let you know about the existing CVT batches of KP classes. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सीयूटी के सिलेबस डिस्कस करने से पहले आई जस्ट वांट लेट यू नो अबाउट द एग्जिस्टिंग बैचेस ऑफ केपी क्लासेस। उसके बारे में आपको क्या बताना चाहता हूं कि अभी जो है फिलहाल जो केपी क्लासेस है उसके सीयूटी के बैचेस हैं। पहला बैचेस है सारथी बैच, आई होप यू कैन सी ओवर हियर, सारथी बैच। इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? इस बैच में आपको जीटी एंड लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, दैट कम्स अंडर सीयूटी एग्जामिनेशन, है ना। जीटी मतलब आपका जनरल टेस्ट हो गया और लैंग्वेज, and that batch cost around 1500 only. I hope you understood what I want to let you know. तो इस बैच में आपको सीईटी के पर्सपेक्टिव से जीटी और लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा एंड लेट मी टेल यू अबाउट द रेस्ट ऑफ द थ्री बैचेस एज यू कैन सी बिलो ओवर हियर। पहला बैच है साइंस फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, और दूसरा है कॉमर्स के लिए, तीसरा है ह्यूमैनिटीज के लिए। ये जितने भी तीनों बैचेस हैं इन बैचेस का नाम है उड़ान बैचेस, ठीक है। और इसमें आपको सभी जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं दैट कम अंडर आपके सीयूटी में एंड टुगेदर विद आपका जीटी एंड लैंग्वेज, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इन सभी बैचेस में। तो जो भी बच्चा साइंस से है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो वो बैच चूज कर सकता है, जो कॉमर्स से है वही बैच चूज कर सकता है, और जो ह्यूमैनिटीज से है वही बैच चूज कर सकता है। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इन तीन बैचेस से? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सारथी बैच में जीटी और लैंग्वेज है वो तो आ ही रहा है, और बाकी जो सीयूईटी में बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं इन तीनों बैचेस में एंड ऑल ऑफ दीज थ्री बैचेस कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फॉर दी एग्जिस्टिंग बैचेस और जो रनिंग है इस टाइम पे सीयूईटी के लिए फॉर दी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जिसके लिए हमने आज सेशन लिया है, मतलब जो बिगनिंग है हमारा, स्टार्ट किया है सेशन, क्या सीवीटी सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम पहले डिस्कस करेंगे। एंड आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स फॉर यू कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके सीवीटी एग्जाम में, है ना, और किस तरीके से आपको सारे टैकल करने हैं। मैं केवल इंग्लिश पर्सपेक्टिव के लिए बोल रहा हूं, और यहाँ पे आने से पहले आई विल होप कि आपको पता होगा कि इंग्लिश सेक्शन में जो सीवीटी एग्जाम के अंदर आता है कितने क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, है ना। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन, 50 आते हैं जिसमें से आपको 40 करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं, अगर आपने एक गलत किया तो आपका एक माइनस हो जाएगा, है ना। आई विल होप कि भाई इतना आपको पता है फॉर दी इंग्लिश सेक्शन दैट कम्स इन सीवीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 2024 में जो आपका सीवीटी टेस्ट होने वाला है उसका हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड हियर वी गो। चलिए सबसे पहले आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन आपका जो सिलेबस है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सबसे पहले आता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्या मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का? डिड यू एवर ट्राई और अटेम्प्ट एनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंड, मतलब यू हैव टू कॉम्प्रहेंड रीडिंग टेक्स्ट। आपके सामने कोई टेक्स्ट दे दिया जाएगा और आपको कॉम्प्रहेंड करना है। कॉम्प्रहेंड का मतलब क्या होगा? समझना है, और समझने के बेसिस पे जो भी आपने वो समझा है पैसेज में, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं दैट यू वुड बी गिवन इन दी आफ्टर द पैसेज, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यही होता है, और ये पता है सभी एग्जाम्स में आता है, एक एग्जाम में नहीं, सीवीटी में नहीं, सभी एग्जाम्स में आता है, ठीक है। फ्रॉम दी 10th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके आपका सीसैट दैट कम्स इन यूपीएससी, सब में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है। और जो एग्जामिनर होता है उसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डालने का मतलब ये होता है वो जानना चाहता है कि आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, हाउ विच एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्स्ट विच यू हैव बीन गिवन, है ना। तो आपको कोई पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया है, कि आप उसको समझ पाते हो, कि आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी है कि आप पढ़ते पढ़ते उसको समझ जाओगे। एंड इट आल्सो कनेक्ट्स यू विद वोकैब्स, है ना, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वोकैब्स होती है दैट इज गोना बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन योर एग्जामिनेशन। तो मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या है? एक तरीके से कल्मिनेशन है हर एक पर्सपेक्टिव का, जो भी रीडर आपसे जानना चाहता है, पूछना चाहता है। तो पहली बात हम बात करेंगे जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है उसमें 3 तरह के पैसेज आते हैं आपके। फैक्चुअल को एक्सपोजिटरी भी बोला जाता है, नैरेटिव एंड लिटरेरी। इनका मतलब कुछ नहीं है, आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कोई भी आता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बस ये क्या है, एक तरीके से इनकी वर्जन्स है ना। तो जो फैक्चुअल होता है उसमें कुछ नहीं है, फैक्ट्स बेस्ड आपका क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। फैक्ट्स बेस्ड मतलब कि कोई भी
रॉकेट, कोई भी साइंस के बारे में आ गया, ठीक है, या हिस्टोरिकल इवेंट से आ गया, या कोई ऐसी बात आ गई लाइक एआई के ऊपर आ गया, है ना, और कुछ उसके एग्जांपल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, इन दैट पैराग्राफ, तो हो गया आपका फैक्ट्स में। उसके बाद नैरेटिव में कुछ नहीं होता, स्टोरी होती है, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है या जो ऑथर होता है वो स्टोरी बताता है पैसेज में, और वो आपको पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड वन इज लिटरेरी। लिटरेरी क्या होता है, कुछ नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिटन टेक्स्ट, मतलब कोई आपका ऑथर है, उसने कुछ लिखा हुआ है, उसमें से आपको उठा के दे देंगे पैराग्राफ, ठीक है। वो फिक्शनल भी हो सकता है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब वो असली भी हो सकता है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड हो सकता है, और अनरियल इवेंट्स पे भी बेस्ड हो सकता है। बट तुम्हें ये नहीं सोचना है कौन सा पैसेज है कौन सा नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो है आता है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, इट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड एक बात बता दूं, 2023 में जो पैसेज आया था ना, वो पोएट्री एक्सर्प्ट था, है ना, मतलब पोएट्री से आया था, पोएट्री का जो है एक्सट्रैक्ट था, और वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, जो पोएट्री से कहीं नहीं दिया हुआ कि आपका पैसेज है पोएट्री से निकाल के दिया जाएगा, बट वो 2023 में आया था। ऐसा होता है कभी कभार कि वी डू नॉट नो एंड वी जस्ट एनकाउंटर सम कंटेंट्स व्हिच आर आउट ऑफ आवर सिलेबस, बट हमें टैकल तो करना पड़ता है बिकॉज इट इज फॉर एवरी कैंडिडेट, है ना। तो दूसरा क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक तो हमने बात कर ली, है ना, ये आता है। उसके बाद है वर्बल एबिलिटी। देखो वर्बल एबिलिटी कोई एक ऐसा फ्रेज नहीं है कि भाई कुछ इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। वर्बल एबिलिटी में है ना आपका ग्रामर आता है, ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, ठीक है, ग्रामर आता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच मान लो, फिलअप्स मान लो, है ना, और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस मान लो। यहाँ पे जितना लिखूंगा नहीं हो पाएगा, बट अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, ठीक है, ये सब आता है आपका वर्बल एबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स मतलब आपको कुछ 4 सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, सब पे आपको मार्किंग कर दी गई है ABCD, एंड आपको क्या पूछा गया है, आपको रीअरेंज करने के लिए बोला गया है जो कि अरेंज नहीं है सही से, है ना। तो कुछ सेंटेंसेस हैं दे आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर में लगाने होते हैं, ये आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गया। उसके बाद आता है आपका चूजिंग द करेक्ट वर्ड, मतलब कोई गलत वर्ड दे रखा है उसको करेक्ट करके लगाना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड लगाना है आपको, ठीक है। ये इसके डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ और आई एम गोना वाइंड अप द लेक्चर, नहीं, मैं डिस्कस करूंगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको इनमें से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद आपका सिनोनिम एंटोनिम, ठीक है, और वोकैब, ठीक है, ये जो है एक ही है, ठीक है, मतलब जो सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम मतलब जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो पूछे जाते हैं, कभी कभार पैसेज में भी आ जाते हैं, कभी कभार अकेले भी पूछे जाते हैं। एंटोनिम हो गया ऑपोजिट वर्ड्स, एंड आपका वोकैब तो आपको पता ही है ना, वोकैब ने तो सबकी जान खा रखी है, बट ऐसा नहीं है। इफ यू लर्न हाउ टू, इफ यू कैन प्ले विद वोकैब्स, इफ यू हैव सम ट्रिक्स टू लर्न वोकैब्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, इजीली समझने में आसानी हो जाती है। अगर यूज तो देखो वोकैब सारी नहीं हो पाती है ना एक साथ। देखो अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं आपके सीवीटी में। अब मैं सबको जो है एक्सप्लेन कम करूंगा, लेकिन बताऊंगा इस तरीके से ये पार्ट ही कहां से आया है, जो कि आपके सीवीटी एग्जामिनेशन इंग्लिश सेक्शन का पार्ट है है ना। तो वी हैव अ फाइट इन अवर हैंड्स, चेंज दिस सेंटेंस इनटू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का स्टेटमेंट दे रखा है आपको, है ना, इसको आपको क्वेश्चन में बदलना है। ये क्या है, अभी अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव अ फाइट इन अवर हैंड्स, तो इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, डू वी हैव अ फाइट इन अवर हैंड्स, है ना। देखो एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा बिकॉज आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है फॉर द सिलेबस ऑफ सीवीटी, है ना, सब कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो अभी आपको ये बस ध्यान रखना है कि भाई इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो पहले जो आपका सीवीटी था ना उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच आता था, पार्ट ऑफ स्पीच आता था, और शायद टेंस नहीं आता था। टेंस वाजंट अ पार्ट ऑफ योर सीवीटी सिलेबस इन इंग्लिश ग्रामर, बट अब पूछा जाता है टेंस भी, है ना। तो टेंस आपको बताना आना चाहिए, बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, एवरीबॉडी शुड नो। तो टेंसेस से पूछ लिया जाएगा, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, लाइक ओवर हियर वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम, ये एक तरह का स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कौन सा टेंस है। बहुत बच्चों वाले सवाल आ जाते हैं कभी कभार। तो इफ आई नो द रूल्स एंड ऑल द रेगुलेशंस एसोसिएटेड विद दिस टेंस, है ना, तो मुझे पता होगा। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर देम, ये कौन सा टेंस है आपका, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपके सामने, और आपको क्या पूछा जाएगा, कौन सा टेंस है। अब आगे बढ़ेंगे। द गर्ल्स एट अ मैंगो येस्टरडे, द गर्ल्स एट अ मैंगो येस्टरडे, कि जो लड़कियां हैं उन्होंने आम खाया कल। अब ये क्या है, इसको आपको इस स्टेटमेंट में आपको
चेंज करना है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अभी नहीं बता पाऊंगा इलैबोरेटिव मैनर में एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड व्हाट पैसिव वॉइस इज, बट हल्का सा बता देता हूं कि भाई जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है ऑफ द एक्शन, वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में वो एक्टिव नहीं होता, उसके ऊपर काम होता है। तो इस स्टेटमेंट को आपको पैसिव में बदलना है। इफ आई नो ऑल द रूल्स रिलेटेड टू दैट थिंग, दैट कंसेप्ट, दैट इज वॉइस, है ना, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, और नहीं है तो नहीं कर पाऊंगा, आई विल लूज 1 मार्क, है ना। तो द गर्ल्स एट अ मैंगो यस्टरडे, इसका क्या बनेगा? तो इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको आगे ले आए, अ मैंगो, ठीक है, और ये पास्ट में है, एट है, तो पास्ट का क्या हो जाएगा? ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, जो पास्ट फॉर्म इंडिकेट करेगी। तो कौन सी वर्ब है? ये है ना, पास्ट फॉर्म इंडिकेट कर रही है। मैंगो वॉज ईटन बाय द गर्ल्स यस्टरडे, तो इसका आंसर जो होगा ये होगा। अभी मैं इलैबोरेटिव मैनर में नहीं बता पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है, जस्ट टू लेट यू नो कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके या बनते हैं इंग्लिश सेक्शन में इन सीवीटी एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका नरेशन से भी आता है, आपको डायरेक्ट स्पीच दे दी जाएगी, लाइक ये है ना, ये क्या डायरेक्ट स्पीच है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, एंड यू हैव बीन गिवन सम ऑप्शंस फ्रॉम व्हिच यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू चूज वन। तो ही सेड आई हैव रेड दिस नॉवल, उसने बोला कि मैंने ये नॉवल पढ़ी है, इसको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ही सेड दैट, ही का क्या हो जाएगा, सॉरी आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आपका ही। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका एक रूल होता है ये वाला, है ना, सन। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो फर्स्ट पर्सन क्या है आपका? आई है, ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखना है हमको। तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या ही है, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, है ना। तो ही हैड रेड दैट नोवेल, दैट क्यों आ जाएगा? क्योंकि दिस का दैट में कन्वर्ट हो जाता है ना। अभी सारे रूल बताने बैठूंगा तो ये सेशन जो है 1 घंटे ज्यादा का हो जाएगा, बट आई एम व्हाट रेस्ट्रिक्टेड टुडे बिकॉज आई जस्ट नीड टू रिव्यू द सिलेबस, है ना। तो ही हैड, इसका क्या बनेगा? ही सेड दैट ही हैड रेड दैट नॉवल, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नरेशन से भी इससे पता लगा कि नरेशन से भी आपके एग्जाम में आते हैं सीवीटी में। उसके बाद है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया? दीज आर सम वर्ड्स और यू कैन से फ्रेजेस व्हिच एनहांस योर वोकैबुलरी एंड योर सेंटेंस, ठीक है, इट मेक्स आवर सेंटेंस मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज होते हैं? वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच को यूज करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा इंप्रोवाइज हो जाती है इंग्लिश और सेंटेंसेस यू कैन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चूज ब्लैक कलर बिकॉज इस पे आपका व्हाइट नहीं दिखेगा। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी होती है, कैसे करनी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, और एक फ्रेज दिया होगा, तो उसको देख के आपको बताना होगा कि ये जो फ्रेज है ये कौन सा है, ठीक है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आई मीन, ठीक है। तो लाइक पीज इन अ पॉड, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है फ्रेज, लाइक पीज इन अ पॉड, इसका मतलब क्या हो गया? सिमिलर, वेरी सिमिलर, इसका मतलब ये हो गया। नाउ अब मेरे को इसको देखे आइडेंटिफाई करना है कि ये चारों में से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसको रिलेट करता है, इस पूरे फ्रेज को। तो मुझे पता है तो मैं तो बता दूंगा कि ये सिमिली है ना। सिमिली एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है जो लैटिन वर्ड होता है, एंड इसका मतलब होता है लाइक, और ये कंपैरिजन करने के काम आता है, ठीक है, क्या काम आता है? कंपैरिजन करने के। और ये जब भी आता है तो ये 2 तरह के वर्ड यूज करेगा, या तो लाइक यूज करेगा या एज यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक दिख गया मुझे, तो मैं बिना सोचे समझे सिमिली को क्या यूज कर दूंगा। तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, ऑक्सीमोरॉन भी होता है, ऑलिटरेशन भी होता है ना, और आपका और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक मेटाफर भी होता है, पर्सोनिफिकेशन भी होता है। तो सबके अलग अलग सेशन हम लेंगे अपने बैचेस में, है ना। तो अभी तो बस क्या है, एक तरह का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो सबके जो है परफेक्टली यूज करेंगे हम सेशंस को, है ना, सबको अच्छे से देखेंगे विद क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है उज़ेन बोल्ट रन्स फास्टर देन विंड, ठीक है, फास्टर देन द विंड। अब ये देखो क्या बोल रहा है, जो उज़ेन बोल्ट है, आई होप यू नो हु उज़ेन बोल्ट इज। उज़ेन बोल्ट जो है वो हवा से भी तेज चलता है, हवा से भी तेज चलता है। अब ये स्टेटमेंट दे दी गई है हमें, और हमसे पूछा गया है कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच के अंदर ये आपका सेंटेंस आ रहा है, उज़ेन बोल्ट रन्स फास्टर देन द विंड। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये हाइपरबोली के अंदर आ रहा है, हाइपरबोली। क्यों? क्योंकि हाइपरबोली का मतलब होता है व्हेन यू एग्जैजरेट, ठीक है, जब आप बड़ा चढ़ा के कोई बात करते हो। हमें पता है उज़ेन बोल्ट भाई बहुत तेज भागता है, बट इतना बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि भाई वो विंड से भी तेज भागता है, तो ये क्या हो गया, उसका एग्जैजरेशन हो गया। एंड दिस इज व्हाई वी हैव टू चूज व्हाट, हाइपरबोली, व्हिच इज यूज्ड फॉर द वर्ड्स व्हिच शो द एग्जैजरेशन, ठीक है, मतलब बड़ा चढ़ा के जब बात कर दी जाती है वो। एंड अब ये क्या है, राइट टू डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्टिल, ठीक है। तो ये तो ग्रामर का पार्ट हो गया आपके।
ठीक है, अब ये पता है इस तरीके से भी आ जाएंगे आपके कि भाई आपको दो सेंटेंसेस दे रखे हैं, दोनों में ही क्या है, स्टिल का यूज है या सेम वर्ड का यूज होगा, ठीक है, और उसको आपको बताना है कि वहां पे वो जो वर्ड है किस तरीके से एक्ट कर रहा है। जैसे पहले सेंटेंस में स्टिल अलग तरीके से एक्ट कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में स्टिल अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। पहले सेंटेंस में यहाँ पे जो स्टिल है वो एक तरह का क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इसका मतलब है मोशनलेस, मोशनलेस, स्टिल वाटर रन्स डीप, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टिल है उसका मतलब है मोशनलेस, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो स्टिल है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। स्टिल ही लिव्स इन दैट हाउस, यहाँ पे स्टिल का मतलब है अभी भी, कॉन्टिन्यूइंग, क्या, कॉन्टिन्यूइंग। यहाँ पे स्टिल वाटर मतलब जो साइंस वाला स्टिल होता है कि भाई ये मोशनलेस, नॉट मूविंग, वहां पे ये मतलब हो गया। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे स्टिल का रोल अलग है और यहाँ पे स्टिल का रोल अलग है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल्स ऑफ रीअरेंजिंग द पार्ट्स। तो रीअरेंजिंग द पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा लेकिन इन ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर होगा वो डिसऑर्डर में होगा, मतलब उसका ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा, तो आपको उस सेंटेंसेस को ऐसे जोड़ना है कि दे कम इन दी ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, है ना। तो अब ये पूरा पैराग्राफ था, ये ए से लेके डी तक ये पूरा पैराग्राफ था। इन्होंने क्या करा, इस पैराग्राफ को तोड़ दिया इन 4 सेंटेंसेस। इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ को 4 सेंटेंसेस में तोड़ दिया है, और यू हैव बीन आस्क्ड, आपसे पूछा है कि इस पूरे को करेक्ट ऑर्डर में जैसा ये पैराग्राफ था वैसे ही कन्वर्ट करो। अब मैं इसके जो रूल्स है आपको बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट फिर भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू फाइंड एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपको ढूंढना है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट जोन सी होती है उसको ढूंढना है। उसके बाद आपको पेयरिंग बनानी होती है, कभी कभार सीक्वेंस भी काम आता है, कभी कभार क्रोनोलॉजी भी काम आती है ना, और कभी कभार ग्रामर भी काम आती है, कभी कभार वोकैब भी काम आती है। तो ये जो है ना सबसे आखिर में कराया जाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं होता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स वगैरह करना, ये सबसे आखिर में इसलिए कराया जाता है ताकि आप पहले के जितने भी कंसेप्ट हैं उनसे बिल्कुल उनको बिल्कुल अपने बॉडी में डाल लो, ठीक है, बिल्कुल चूज जाओ उनको, उसके बाद ये करो, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको ग्रामर से नहीं आती है, आपको नहीं पता सब्जेक्ट के अंदर नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच भी आता है, या आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड बिफोर डूइंग दीज थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे ये इसको कन्वर्ट करना है टू रेज देयर स्टेटस। तो भाई कोई प्रेपोजिशन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये फर्स्ट सेंटेंस में नहीं आएगा। ये भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। एंड क्या, कंजंक्शन से, कंजंक्शन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं आएगा। तो पीपल क्या एक तरह का नाउन है, और नाउन क्या होता है, एक तरह का सब्जेक्ट होता है। एंड यू नो कि भाई एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है सब्जेक्ट से, तो दिस कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो जहां पे यहाँ पे डी है उसको मार्क कर दो और बाकी को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी आपको पता होना चाहिए। अब इससे लॉजिकल ऑर्डर में बनाऊंगा कि पीपल की फॉलो करने की बात हो रही है। व्हाट पीपल फॉलो फैशन, व्हाई, टू रेज देयर स्टेटस एंड टू गेन एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे पैरेललिज्म का भी कंसेप्ट आ जाता है। पैरेललिज्म का मतलब है कि अगर पीपल फॉलो फैशन के बाद इंफिनिटिव आ रहा है तो आगे जो कंजंक्शन होगी उसके बाद भी इंफिनिटिव का यूज होगा। तो बहुत सारे कंसेप्ट्स है ना वो एसिमिलेट करने पड़ते हैं व्हाइल डूइंग दीज थिंग्स, these concepts, है ना। तो इसलिए it becomes mandatory for you to learn the previous concepts first before doing them। तो यहाँ पे people follow fashion to raise their status, D के बाद आना चाहिए A, और ये हो गया गलत, D के बाद B नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलता people follow fashion from others, ये गलत हो जाता, तो इसलिए ये वाला मैं चूज करूंगा D। तो इस तरीके से आपको रीअरेंज करने के लिए आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब है आपका नेक्स्ट ABCD, ठीक है। ये क्या है, आपके फ्रेजेस हैं, मतलब ये क्या है, पैराग्राफ को तोड़ दिया है 4 सेंटेंसेस में और आपको वही करना है दोबारा से। ये कैसे होगा बताइए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, हाँ, ये कैसे होगा। तो अब वही है, मेरे को पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढनी है। तो क्या बी वाला इंट्रोडक्शन सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि जो ए वाला है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। सी वाला है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वो भी कौन सी वाली वर्ब, बीन वाली, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। दैट से हो सकता है, लेकिन दैट का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है। दैट एक तरह का यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पहले वाले वर्ड को रिलेट करता है जो कि एंटीसीडेंट होता है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा वो ये होगा, बी वाला, है ना। तो बी वाला जो है वो पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, तो ये वाला मैं मार्क कर दूंगा, मुझे और सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। द नोबलेस्ट डीड्स दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड, ठीक है। ये इसका बन गया आपका सीक्वेंस, करंट सीक्वेंस।
तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। अब आप देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड्स आपको चूज करने हैं। आपको कोई मिस स्पेल्ड वर्ड दे दिया जाएगा कि जिसकी स्पेलिंग जो है गलत है, तो आपको उसको सही करके बताना है या सही करके लिखना है। या कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें गलत वर्ड यूज किया हुआ है, उस वर्ड को निकाल के आपको सही वर्ड जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस थीम को सूट कर रहा है, उस सेंट्रल आइडिया को सूट कर रहा है, वो आपको यूज करना है ना। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको क्या लग रहा है कौन सा होना चाहिए चारों ऑप्शंस में से? मेरे को तो पता लगे बिकॉज आई हैव सीन दिस वर्ड बिफोर। तो चार ऑप्शन आपको दिए होंगे जिसमें से 3 गलत होंगे, एक की स्पेलिंग बिल्कुल सही होगी और वो ही आपको चूज करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ए, फिनोमेनोलॉजी, है ना। फिनोमेनोलॉजी इसका मतलब क्या होगा? द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो लॉजी जहां पे आ जाए यही तरह एक तरह का क्या है, इंडिकेशन है कि वहां पे स्टडी की बात करी जाती है, कोई भी हो। उसके बाद है नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है और मुझे देखते ही पता लगे एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स और सिमिलर थिंग्स। तो उस कंसेप्ट को, उस जो भी उसको ऐसे इस तरह का तरीका होता है, मैनर को क्या बोला जाता है? एनालॉजी बोला जाता है। तो एनालॉजी का एनालॉजी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये वाली स्पेलिंग सही है। वाई? बिकॉज आई न्यू बिफोर, मुझे पता था, अगर आपको नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा रीडिंग वगैरह भी करनी होती है ध्यान से, तब जाके ये कंसेप्ट धीरे धीरे दिमाग में आते हैं। उसके बाद है आपका ये वाला देख लेते हैं, ये भी चूजिंग द करेक्ट वर्ड का ही ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक। इसमें क्या करना होता है आपको? फिल इन द ब्लैंक में इसको आपको कुछ नहीं है, ब्लैंक दिया है, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड फिल करना है। तो जैसे यहाँ पे जो है प्रेपोजिशन का पूछा हुआ है ना। तो फिल इन द ब्लैंक में सूटेबल ऑल्टरनेटिव, सूटेबल ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हो गया? आपको जितने भी 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक आपको फिल करना है। द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो डेजर्टेड है, डेजर्टेड मतलब ये कौन सा डेजर्ट है? मतलब खाली कर दिया गया। वो गार्डन है, वहां पे कोई नहीं रहता, वो अकेला गार्डन, वहां पे कोई जाता नहीं है, ठीक है। तो डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड मतलब कि भाई वहां पे एक तरीके से होता है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं वो। तो इन्वेस्टेड डैश वीड्स, वीड्स क्या होता है? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो आ जाते हैं कभी कभार हमारे क्रॉप्स वगैरह में, विच आर नॉट लाइक्ड और विच आर नॉट वांटेड, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? दो द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड, मुझे पता है यहाँ पे विद आएगा, क्यों? क्योंकि इन्फेस्टेड के साथ विद आता है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं बहुत सारी जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज होता है। कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन का यूज होता है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बाय मिस्टेक का, आपको पता है जब गलती करते हैं तो कहते हैं बाय मिस्टेक, है ना। व्हाई वी से बाय मिस्टेक? व्हाई आई यूज्ड बाय, दैट इज द प्रेपोजिशन बिफोर मिस्टेक, बिकॉज इट इज सो, है ना। तो मिस्टेक से पहले बाय लगेगा, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। कुछ वर्ड्स के साथ कुछ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है तो उनको चेंज नहीं किया जाता, वो जैसी होती है उनको वैसे ही याद कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, द डेजर्टेड गार्डन, जो खाली गार्डन था, ठीक है, वॉज इन्फेस्टेड, उस पे कीड़े मकोड़े आ गए थे विद। इन्वेस्टेड के बाद जो प्रेपोजिशन आनी थी वो विद आनी थी, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद है ये वाला, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक बनना है। ये क्या कह रहा है? कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स डैश देयर डेथ, इसका मतलब क्या हो गया? कावर्ड्स क्या होते हैं? कावर्ड्स का मतलब पता होगा, ठीक है। नहीं पता होगा तो हो सकता है कि आपको ये जो है इसमें फिलअप करने में प्रॉब्लम हो, तो वो कैब भी आपको धीरे धीरे करनी है। और वो कैब कैसे करनी है, आई एम गोना लेट यू नो अहेड। अभी बताऊंगा तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन फॉर द सिलेबस है ना। तो कावर्ड्स होते हैं कायर लोग, है ना। डाई मेनी टाइम्स डैश देयर डेथ, तो ये क्या कहना चाहता है मेरे को समझ में आ गया है देखते ही, कि जो कायर लोग होते हैं वो, ठीक है, बहुत बार मरते हैं अपने किसे? मृत्यु से पहले, अपनी मृत्यु से पहले। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगी वो बिफोर आएगी, कि बिफोर का मतलब ही क्या है? पहले, है ना। तो कावर्ड जो होते हैं वो बच बच के चलते हैं, हर मौके पे वो जो है पीछे हो जाते हैं और हर मौके पे वो सर झुका लेते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि भाई वो जो कावर्ड्स होते हैं, कायर लोग होते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में और हार का सामना कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी हार जाते हैं। तो उनको डेथ से पहले, मृत्यु से पहले बहुत बार मरना होता है, बहुत बार मरना होता है, ये बोला जा रहा है। तो पहले के लिए जो प्रेपोजिशन है वो बिफोर है, तो यहाँ पे इसलिए बिफोर आया। एंड अपनी जो लास्ट स्लाइड है क्या है? एग्जाम्पल वोकैबुलरी। वोकैबुलरी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज द, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक वर्ड है, इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। जैसे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम क्या हो सकता है? इट इज फॉर लाइक मैग्निफिसेंट भी हो सकता है, या रिमार्केबल मैं बोल सकता हूँ, है ना, रिमार्केबल। तो ये कुछ ऐसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा। वोकैब स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आती है। तो वोकैब ऐसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है या वन वर्ड के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा। पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, पैंडेमिक मतलब आपको पता ही होगा, यू मस्ट हैव सफर्ड कोविड-19 एज रेस्ट ऑफ द वंस, है ना। तो पैंडेमिक का मतलब हर एक बच्चे को पता है जिसने भी कोविड-19 के उस टाइम को देखा है। पैंडेमिक का मतलब जो स्प्रेड हो जाता है होल ऑफ द कंट्री या बहुत बड़ी स्पेस पे,
है ना। तो इस तरीके से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि भाई इस वर्ड का मतलब बताओ, या इसका सिनोनिम बताओ, या एंटोनिम बताओ, या इस तरीके से आपसे ऑप्शन में भी पूछ लिया जाएगा कि जेन्युइन का मतलब क्या है। मुझे अगर पता है जेन्युइन का मतलब, ठीक है, अगर नहीं पता है, आई विल ट्राई टू डू व्हाट, आई विल ट्राई टू एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा जो उस वर्ड से डिसिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल गलत हो गया, फैंटेसी गलत हो गया, होप गलत हो गया, ऑथेंटिक। कभी कभार एलिमिनेशन मेथड नहीं भी यूज होता है, ठीक है, यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हो सकता है कि भाई सिमिलर सिमिलर वोकैब आ गई है ऑप्शंस में, तो वहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल वोकैब होती है इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम या एंटोनिम वो चूज करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या वोकैब अच्छी आनी चाहिए। तो यहाँ पे जेन्युइन का मतलब हो गया ऑथेंटिक, और उसके बाद है व्हाट डज वी ला फ्रांस। हाँ, तो ये क्या एक तरह का फॉरेन वर्ड है। तो फॉरेन वर्ड्स भी बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, सीवीटी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और क्लैट वगैरह में फॉरेन वर्ड्स आते हैं। फॉरेन वर्ड्स मतलब और भी अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपने सुना बॉन वोयाज, है ना, बॉन वोयाज सुना हो, ठीक है, इसका मतलब होता है, अच्छा बोनाफाइड सुना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश के नहीं है लेकिन बाहर कंट्रीज से, बाहर दूसरी लैंग्वेज से उठा लिए गए हैं, व्हाई टू मेक अवर लैंग्वेज इंप्रेसिव, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, अवांट गार्ड होता है, फॉक्सपा होता है ना। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे विवे ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो ये कुछ ऐसा फ्रेज है, फॉरेन वर्ड है, एक्सप्रेशन है, फॉरेन एक्सप्रेशन जो फ्रांस से निकला है, तो इसलिए जो है फ्रांस के लिए ही यूज किया है, जिसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके एग्जाम में फॉरेन वर्ड्स भी आते हैं। तो हमने जो है एक अच्छा इलेबोरेटिव सेशन लिया है आज, है ना, एंड वी गॉट टू नो हाउ वी हैव टू यूज इट, है ना। तो हमें आज हमने क्या पढ़ा है, सिलेबस पढ़ा है, सिलेबस समझा है, ठीक है, और हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है, सीवीटी बैचेस पे टू स्टार्ट अवर सिलेबस in an elaborative form. तो आज के सेशन आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक माय लेक्चर टुडे एंड यू गॉट टू नो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सीवीटी दैट इज गोइंग टू कम, है ना। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव फन इन योर लाइफ एंड हैव फेथ इन गॉड एंड कीप ऑन लर्निंग। बाय बाय।